हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सम्मान कैपिटल की, जो पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हुआ करता था, फिर अभी बहुत सारा उसका बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है। एक आप जैसे ट्रेडिशनल अगर एनबीएफसी को देखते हैं या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, तो उसका काम क्या होता है? मार्केट से या फिर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हों, बॉन्ड्स हो, या फिर एक्विटी रेस करके पैसा उठाना है। बेसिकली पैसा उठाना है, फिर उसकी बोरोविंग, ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ बोरोविंग आती है कि सारा पैसा किसी भी सोर्स से आपने पैसा उठाया, आपकी लेट्स से 5% कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है या 6% आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है, राइट। उसके बाद आपने वही पैसा होम लोन में देना है, ऑटो लोन्स में देना है, या फिर लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी देना है, या कुछ भी देना है, अनसिक्योर्ड लोन देना है। आपका फिर एक ब्लेंडेड ईल्ड आता है कि आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है आपके कस्टमर से। लेट्स से वो 9% पे मिल रहा है, तो आपने उठाया पैसा 6% पे, 9% आपको टोटल इंटरेस्ट मिला, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स आपने जो प्रोवाइड किए, तो आपका बीच का मार्जिन आपने कमा दिया। वो आपका होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, उसको कहते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपने कमाया। 6% पे आपने उठाया, 9 पे आपने लोन दिया, तो 3% का आपका यहाँ पे ईल्ड, मतलब बीच का जो स्प्रेड है वो 3% का आपका बन गया, तो आपने यहाँ पे पैसा कमा लिया 3%। ये होता है ट्रेडिशनल एनबीएफसीज। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कन्वेंशनल है, जो एक किसी को भी आप उठा के देखेंगे मोटा माटी वो यही करता होगा। लेकिन सम्मान कैपिटल ने, बिकॉज इनका आई एल एंड एफ एस क्राइसिस हुआ था, फिर बहुत सारा 2018, 19, 20 पे इनका क्राइसिस रहा। वहाँ की जो अभी तक बुक है इनकी, जिसको हम कहते हैं कि लेगेसी बुक, बहुत पुरानी बुक है। बुक मतलब क्या? बुक मतलब होता क्या है? बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट लोन, ऑफ बैलेंस शीट लोन्स। इसका मतलब क्या है? ऑन बैलेंस शीट लोन मतलब आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें होती है? बैलेंस शीट में आपका एक साइड में हो गया एसेट्स, दूसरे साइड में इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, और इनका सम भी बराबर होता है। बिकॉज फॉर्मूला यही है फंडामेंटल, अगर बेसिक लेवल पे देखें तो एसेट्स इज इक्वल टू योर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी मतलब आपका खुद का पैसा, लाइबिलिटीज़ मतलब आपने जो पैसा उधार लिया है। तो आपका जो खुद का पैसा है वो भी आपका एसेट है, और जो आपने उधार पे लिया है, इवन तो आपको वो वापस देना है, उधार आपको देना है, लेकिन फिलहाल आप उस जो उधार वाला पैसा है उससे आप कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, रिटर्न कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। वो आपकी पूंजी हो गई, वो आपका एसेट हो गया। तो आपने इक्विटी भी को भी जब ऐड किया लाइबिलिटीज़ में, तो आपका एसेट्स आ गया, और ये होता है पूरा बैलेंस शीट में। तो जब हम ऑन बैलेंस शीट की बात करते हैं, मीन्स आपका पैसा लगा है, आपकी फंडिंग लगी है, आपने जो कहीं ना कहीं से पैसा उठाया है, तो आपने आगे जो लोन दिया है, तब हम उसे कहते हैं कि जो आपने लोन दिया है वो है ऑन बैलेंस शीट लोन। ऑफ बैलेंस शीट लोन मतलब क्या होता है? जैसे आपका ऑफ बैलेंस शीट की मैं अब बात करता हूँ, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझाना, बिकॉज जो सम्मान कैपिटल है ना, वो ऑन ऑफ बैलेंस शीट पे ज़्यादा खेलने लगा है अब। को लेंडिंग करता है, आपको पूरा पहले भी मैंने समझाया हुआ है को लेंडिंग क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, डायरेक्ट असाइनमेंट क्या होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आपकी लोन बुक को कट करने के लिए। आपकी ऑन बैलेंस शीट जो ऑन बैलेंस शीट जो आपकी लोन बुक है उसको कम करने के लिए, जैसे एच डी एफ सी आजकल लगा पड़ा है, बिकॉज उसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत हाई हो गया है। आपको कम रखना होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो उसका बहुत हाई है, मतलब वो लोन ज़्यादा दे रहा है, उस पर डिपॉजिट कम है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी जो ऑन बैलेंस शीट जो उसने पहले लोन दिए होंगे, अपने वो लोन काट रहा है। मीन्स जो उसके लोन्स खुद के हैं वो किसी और को जाके बेच दे रहा है सिक्योरिटाइजेशन के रूट के थ्रू, जिसमें हम पास थ्रू सर्टिफिकेट इन्वेस्टर, पीटीसी इन्वेस्टर्स को जो वो बेचता है, तो उससे उसकी लोन बुक कम हो रही है। अब लोन बुक कम होती है तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट लोन एक ही चीज़ है, लोन डिपॉजिट रेशियो या क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम हो जाता है जब आपका न्यूमरेटर कम हो गया। आपने लोन अपनी बैलेंस शीट से लोन उठा के बेच दिए, तो आपका जो न्यूमरेटर है लोन टू डिपॉजिट रेशियो में, तो न्यूमरेटर आपका कम हो गया। इसीलिए समान कैपिटल क्या करता है, इसका बिजनेस मॉडल समझो पहले। इसने बहुत सारे, आपको मैं को लेंडिंग पार्टनर्स दिखाऊंगा, आईडीबीआई बैंक, बहुत सारे कैनरा वगैरह, पीएसयूज भी हैं तो प्राइवेट बैंक्स भी हैं। ये क्या करता है को लेंडिंग में, इसने लेट्स से कोई कस्टमर को सोर्स किया कि मेरे को इसको लोन देना है, तो ये 20% कैपिटल खुद लगाता है, 20% ऑफ फंड्स समान कैपिटल खुद देता है, 80% इसके पार्टनर बैंक्स देते हैं, और जितना भी रिस्क है वो 20, अगर डिफॉल्ट हुआ तो 20% सम्मान कैपिटल को हिट होएगा, और 80% जो भी इसका पार्टनर बैंक रहेगा उसको हिट होएगा। तो ये आप देखें, ये बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट है, और आप ये बिजनेस मॉडल तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब जब आप लोन जो सोर्स कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अदरवाइज कोई भी पार्टनर बैंक है, अगर उसको दिख रहा है कि सम्मान कैपिटल जो भी लोन सोर्स कर रहा है, फालतू के लोन सोर्स कर रहा है, किसी भी कस्टमर को उठा के जस्ट फॉर द सेक ऑफ लोन ग्रोथ किसी को भी लोन दे दे रहा है, तो वो 80% पैसा अपना नहीं डालेगा, सम्मान कैपिटल को 20% से ज़्यादा फिर डालना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपकी जो सोर्सिंग है लोन की, वो बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड होनी चाहिए, कस्टमर आपका क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए, जो कि सम्मान का एटलीस्ट इस पॉइंट इन टाइम पे है। ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है? फिर कोर्ट केसेस चल रहे हैं अभी स्वामान और सम्मान को लेके, फिर
बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैनेजमेंट हर कॉन कॉल पे आके, हर अर्निंग्स कॉल रादर, अर्निंग्स कॉल में आके एक्सक्यूजेस देता है। एक पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी ख़राब नहीं है, आप भी ऑफ कोर्स आप भी दिमाग लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है बैंक का, इस एनबीएफसी का। तो हम देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है और पूरा डिटेल में इस वीडियो को समझेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस हाईलाइट से, और इसी स्लाइड में आपको ये भी समझ आ जाएगा कि लोन में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है, इवन दो सारे पैरामीटर्स पे इस टाइम पे ऑलमोस्ट बैंक ठीक ही कर रहा है। इतना नहीं है कि आप 0.5 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करें, बट ठीक है, मार्केट बहुत गिरा हुआ भी है इस टाइम पे और बहुत सेंटिमेंट्स ख़राब है, तो ऑफ कोर्स सम्मान का अभी बढ़ के आना ऊपर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आप नेटवर्थ देखें, नेटवर्थ यूजुअली इनका बढ़ ही रहा है, बिकॉज जो इनके उसके नीचे वाला देखो एयूएम देखो, फिर उसमें दो चीज़ें आपको दिखेंगी, एक दिखेगा लेगेसी एयूएम, एक दिखेगा ग्रोथ एयूएम। अब जो लेगेसी एयूएम है, मैंने पिछला वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जो भी पिछले क्वार्टर में तो बहुत ब्लंडर टाइप का हो गया था, वो ब्लंडर नहीं था, लगेगा आपको देख के कि अचानक से 2-3 थाउजेंड करोड़ का लॉस कैसे आ गया और इतना प्रोविजन कैसे लेने पिया पड़ा, बट वो बहुत टैक्टिकल मूव था। तो उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग मैंने समझाई हुई है उस वीडियो में, तो आप वो प्लीज़ चेक कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि सम्मान कैपिटल ने जो पिछले क्वार्टर में किया वो क्यों किया, तो ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। इवन दो यहाँ पे भी मैं टच करूँगा, हल्के से समझाऊंगा, ताकि जो जिनको पहले देखा हुआ है वीडियो उनके लिए नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको भी एक बार में ही समझ आ जाना चाहिए। तो जो लेगेसी एयूएम है, आप देखो Q3 FY25 और Q3 FY24 का इन्होंने दिया हुआ है, तो लेगेसी एयूएम आप देखेंगे कि वो कम हो रहा है। ऐसा ऐसा कब होता है? लेगेसी एयूएम आप देखेंगे ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी लेगेसी एयूएम देखेंगे तो वो भी कम हो रहा है, वो भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें कर रहा है। 41,302 करोड़ का लेगेसी एयूएम था, और अभी वो लेगेसी एयूएम Q3 FY25 में हो चुका है 26,995, मतलब 27,000 करोड़ का वो लेगेसी एयूएम हो चुका है। वो इस अब आप देखो ग्रोथ एयूएम देखो, वो पहले था 23,401 करोड़ का, आज से एक साल पहले Q3 FY24 में, अब वो हो चुका है 34,952 करोड़ का। तो आप एक चीज़ देखो, इनकी जो लोन बुक है वो दो चीज़ों से मिल रही है। कैसा? एक तो ग्रोथ एयूएम है जो ग्रो हो रहा है, उसका नाम ही है ग्रोथ एयूएम, और दूसरा है लेगेसी एयूएम जो कम हो रहा है। तो ग्रोथ एयूएम तो अच्छे स्पीड, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है, बट उसमें ग्रोथ आ रहा है उसमें जब ये चाहें, क्योंकि इनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एक्विटी भी बहुत, पिछले 5,000 करोड़ का एक्विटी रेस किया है पिछले एक साल में, राइट्स इशू किया, एनसीडीज निकाले, बहुत सारा कुछ किया। तो और अभी भी इन्होंने क्यूआईपी भी निकाला था, तो उनका जो 5,000 करोड़ का, तो उन पे सिर्फ एक्विटी कैपिटल रेस किया है। फिर जो लेगेसी बुक है जो आप देख रहे हैं वो कम हो रही है, 41,000 से 27,000 तक आ गई है, ऑलमोस्ट 26,995 करोड़ तक आ गई है। तो ये जो लेगेसी बुक कम हो रही है, आगे मैं दिखाऊंगा लेगेसी बुक का कॉम्पोजिशन भी, तो वो ऐसा नहीं है कि लेगेसी बुक वो कम कर रहे हैं तो हिट आ रहा है उन पे, नहीं, वो पैसा रिकवर कर रहे हैं उस लेगेसी बुक से और अच्छे स्पीड से कर रहे हैं। बहुत डिस्क्लोजर्स बहुत ज़्यादा देने लगी है इस टाइम पे ये कंपनी, विच इज़ अ गुड थिंग, बता रही है कि जो हमारा लेगेसी बुक है बार बार वहाँ से रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है। नीचे भी आप देखेंगे तो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वहीं से आप समझ जाएंगे। एक्सेलरेटेड ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस मॉडल वाइल मेंटेनिंग स्टडी प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, रिडक्शन इन लेगेसी एयूएम बाई 14,300 करोड़ इन 12 मंथ्स, कलेक्शन फ्रॉम लेगेसी बुक एट इट्स हाईएस्ट। कलेक्शन मीन्स जो आप कलेक्ट कर पा रहे हैं उस लेगेसी बुक से, इवन दो आप उस लेगेसी बुक को वाइंड डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉस ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर्स आपके डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और आपको हिट लेना पड़ रहा है, नहीं। आपका जो लेगेसी बुक है उससे भी कलेक्शंस आ रहे हैं, कलेक्शन, रिकवरी, अपग्रेड्स, ये सब चीज़ें मैंने वैसे भी बहुत बताई हुई हैं। कलेक्शन मतलब होता है कि आपकी जो कलेक्शन टीम है, आपको लोन नहीं आ रहा है, 60 डेज तक ईएमआई नहीं आया, 90 डेज़ के ऊपर तो एनपीए हो जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो 60 डेज नहीं आ रहा है, लेट्स से 60 डेज पे है, अब वो 60 to 90 जाएगा, तो 60 to 90 के बीच में आएगा तो एनपीए का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे कलेक्शन जो टीम है वो बहुत ज़्यादा काम करती है और कलेक्ट करने का काम करती है कि आप पैसा ले आओ ताकि जो लोन है आपका एनपीए में ना चला जाए। तो वो कलेक्शन हो गए, तो यहाँ पे वही चीज़ है कलेक्शन। रिकवरी मतलब होता है कि आपके जो लोन ख़राब हो गए हैं ऑलरेडी, जो एनपीए डिक्लेयर हो गए हैं, वहाँ से आपके कस्टमर ने कहीं से एकदम अचानक से बीच में आके, आपको कोई उम्मीद नहीं थी, आपने प्रोविजंस ले लिए हैं, आपने हिट ले लिया है, वो रिकवर हो गया, उसने अचानक आके पैसा दे दिया, तो वो होती है रिकवरी। आपने यू वर एबल टू रिकवर, आप रिकवरी तभी कर सकते हैं जब आपने उसके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, प्रोविजंस दे रखे हैं, एनपीए में लोन पड़ा हुआ है। और अपग्रेड मतलब होता है कि
लेट्स से 60 to 90 डेज हो चुके हैं इस कस्टमर को लोन ना दिए हुए, और उसने लोन दे दिया, फिर से वो वापस जीरो बकेट पे चला जाता है, 0 to 30 वाली बकेट पे। तो ये होता है अपग्रेड। कस्टमर का जो एनपीए में जाने वाला था वो उसने पैसा दे दिया, अब वो एनपीए में नहीं जाएगा, वो अपग्रेड होके 60 to 90 वाली बकेट पे था, तो वो अब 0 to 30 वाली बकेट पे चला जाएगा, जो अच्छा होता है। वो मीन्स आप चाहते हैं कि सारा का सारा आपका 0 to 30 बकेट में रहे, 30 से ज़्यादा ना हो, और 30 to 60 चला भी गया तो 60 से ज़्यादा ना हो, और 60 to 90 अगर चला भी गया तो 90 से ज़्यादा ना हो। 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बाय द वे आप ये वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद में फाइनेंशियल काफ़ी फाइनेंशियल कंपनीज़ को डिस्कस करूंगा, तो कोई भी वीडियो सीरीज़ में मिस मत करना, बिकॉज सारी चीज़ें आपको लिंक मिलेंगी और बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 महीने बाद किसी भी फाइनेंशियल कंपनीज को आप खुद से भी एनालाइज कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको क्लियरली यहाँ पे जस्ट कॉमन सेंस यूज़ करो। एक बुक है लेगेसी एयूएम, एक बुक है ग्रोथ एयूएम। तो लेगेसी बुक कम हो रही है, इवन दो वहाँ से पैसा आ रहा है, उसमें तो डी ग्रोथ आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब आगे जाके वो काम आएगा, बिकॉज आपको लेगेसी बुक जो होलसेल वाली थी आपको वो कम करनी है, आपको रिटेल ओरिएंटेड होना है, आपको बिजनेस मॉडल ही चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है बिजनेस मॉडल में, आप एसेट लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो आपको होलसेल का एक्सपोजर कम करना है वो वाली लेगेसी बुक से, तो आप डेलिबरेटली जानबूझ के आप उसको डी ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ एयूएम कितना भी ग्रो करे वो इस डी ग्रोथ को फिलहाल तो मैच नहीं कर पाएगा, और इसीलिए आप देखेंगे कि कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही है। कंपनी वहाँ जहाँ पे है वहीं पे है, स्टेप वही रिटर्न्स बिल्कुल, रिटर्न नॉट इन द सेंस ऑफ स्टॉक प्राइस, बट आपका जो अर्निंग्स है या फिर कुछ नहीं, 2% ऊपर 2% नीचे, 4% ऊपर 5% नीचे, कोई तगड़ा ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रहा है, और वो तब तक नहीं आएगा। मैंने पोस्ट में भी शेयर किया था, जब तक इनकी लेगेसी बुक कंप्लीटली वाइंड डाउन नहीं हो जाती है तब तक मीनिंगफुल ग्रोथ नहीं आता है, और उसमें लगेगा 1 साल, तो मुझे लगता है कि लगेगा ही लगेगा। बट ठीक है, अच्छी बात ये हो जाएगी कि 1 साल के अंदर लेगेसी बुक काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और फिर ग्रोथ एयूएम जो बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट ठीक ठाक हमको दिखने लगेगा। और मैंने ये चीज़ पहले भी बोली है कि फाइनेंशियल्स डोंट टर्न अराउंड इन अ क्वार्टर, उनको टाइम लगता है। फाइनेंशियल कंपनीज का बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है कि वो एक क्वार्टर में टर्न अराउंड नहीं कर सकते हैं, उनको टाइम लगता है बहुत ग्रेजुअली। और ये अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा जब मैं नेक्स्ट एच बैंक को डिस्कस करूंगा। मुझे अब लगता है कि एच बैंक यहाँ से रेडी हो चुका है अब अच्छी ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए भी मैं आगे जाके बताऊंगा। आपको मीम्स के ऊपर मत चले जाना कि एच है, बहुत लोग उसको कहते हैं कि ये रिटर्न नहीं देगा, वो नहीं देगा। ऑफ कोर्स डेटा है, पिछले 2-3 सालों में तो एटलीस्ट मैं जितना देखा हूँ कि रिटर्न तो नहीं दिया एच बैंक ने, बट उसकी ग्रोथ भी नहीं थी। अब उसकी ग्रोथ आने की उम्मीद है, डेटा है, लग रहा है, तो आगे जाके मैं उसको डिस्कस करूंगा, अभी उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी आप यहाँ नीचे देखो कि कलेक्ट जो मैंने आपको पढ़ा रहा था, कलेक्शन जो नीचे वो लिखे हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें आप देखो पहले ही पॉइंट का पहला ही आप सबसेट देखो, रिडक्शन इन लेगेसी एयूएम मैंने आपको बता दिया। कलेक्शन फ्रॉम लेगेसी बुक एट इट्स हाईएस्ट ऑफ 9,856 करोड़ इन 9 मंथ FY25, विद 4,800 कलेक्टेड ओनली इन Q3 FY25। तो पिछले जो Q3 FY25 में था, इन्होंने डिस्क्लोजर्स भी निकाले थे बीच में, मैंने शेयर भी किया था कम्युनिटी पोस्ट पे और एक्स पे भी, कि इनके कलेक्शंस आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन इनके इसी क्वार्टर में है, Q3 FY25 में। स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन ग्रोथ एयूएम विच इज़ नाउ 56% ऑफ द टोटल एयूएम। अब यहाँ पे देखो जो ग्रोथ एयूएम है अभी वो 56% ऑफ द टोटल एयूएम है, और तो लेगेसी कितना हुआ, बाकी का 44 बचा हुआ। अब वो 44 को और कम करना है। अब वो जब वो 44 आप लगाओ कि 25-30% पे चला जाएगा, और लेगेसी एयूएम आपका 75 पे आ जाएगा, तो ग्रोथ आएगी इस बिजनेस में, लगता है ऐसा, देख के ऐसा लगता है, अनटिल ऑनलेस बीच में कुछ चीज़ें चेंज ना हो, बिकॉज कोर्ट केस भी चल रहा है, बहुत सारी अभी पंगे हैं। आई वुड से कि इसको देखना, इसको छोड़ना मत, बिकॉज ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है अब एंड ग्रेजुअली, द की वर्ड हेयर इज ग्रेजुअली। बाकी NPAs एंड GNPAs आर एट लोवेस्ट लेवल्स, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा कि GNPA क्या होता है और NNPA क्या होता है। तो एक बार नहीं भी पता है जिनको, उसके उनके लिए मैं बता देता हूँ, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपके वो एक्चुअल लोन्स हैं जो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, जो NPA में चले गए हैं, बट बैंक को चाहे वो ECL फ्रेमवर्क यूज़ करें या कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करें, मैनेजमेंट ओवरले लें, कंटिजेंट प्रोविजंस लें, स्पेसिफिक प्रोविजंस लें, और किसी भी तरीके का प्रोविज़न लें, तो
जब वो लेट्स से मेरे 100 रुपीज़ के एक्चुअल लोन ख़राब हो गए हैं, एनपीए हो गए हैं, तो उसको मैं कहूँगा जीएनपीए 100 रुपीज़ का। लेकिन मेरे को डायरेक्टिव है, गाइडलाइंस हैं आरबीआई की तरफ से या फिर एक फ्रेमवर्क है प्रॉपर, तो मेरे को अपनी जेब से, बैंक हूँ मैं, मेरे का 100 रुपये का लोन ख़राब हो गया है जो जीएनपीए हो चुका है, जीएनपीए उसे हम कहेंगे, और मेरे को 70 रुपीज़ का लेट्स से मैं अपनी प्रॉफिट में से निकाल के या फिर अपना नुकसान करके 70 रुपीज़ का प्रोविज़न निकाल रहा हूँ, यहाँ पे प्रोविज़न रख रहा हूँ, ताकि जो 100 रुपीज़ के लोन ख़राब हुए हैं उसमें से 70 आई विल प्रोवाइड फ्रॉम माई एंड। तो जब मैंने 70 रुपीज़ को माइनस किया 100 रुपीज़ से, जो कि मेरा जीएनपीए था, उसमें से मैंने प्रोविजंस को माइनस किया जो कि 70 रुपीज़ था, तो मेरा बनता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नेट नेट ऑफ प्रोविजंस। जब भी नेट लगा होता है किसी भी वर्ड में तो नेट ऑफ होता है किसी ना किसी चीज़ का, तो यहाँ पे नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो नेट ऑफ हैं प्रोविजंस के। तो जब आप ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में से प्रोविजंस को माइनस करेंगे तो आपका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आता है। और जीएनपीए और एनएनपीए दोनों ही इस कंपनी के लिए फिलहाल लोवेस्ट हैं 6 क्वार्टर्स में, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, अभी मैं दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ आपको। बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है, ये आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। जर्नी ऑफ कंसोलिडेशन, और सिर्फ इस कंपनी को लेकर नहीं, आपको बैंकिंग के बारे में, बिजनेस फाइनेंशियल्स के बारे में बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, और मैं पूरी ट्राई करूँगा इस वीडियो में। जर्नी ऑफ कंसोलिडेशन, फोर्ट्रेस बैलेंस शीट इनेबलिंग रिटेल ग्रोथ। आप यहाँ पे देखें नेटवर्थ कंपनी का FY18 से खींच के अगर आप 9 मंथ FY25 से देखें तो बढ़ा है, अच्छी बात है, बढ़ा है, बढ़ना चाहिए। नेटवर्थ मतलब आपका बुक वैल्यू बढ़ेगा तो ही आपका कुछ ऐसा, बुक वैल्यू बढ़ेगा मतलब आपके पास पैसा पड़ा है ग्रो करने के लिए, और बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फंडिंग, पैसा, कैपिटल, जो भी आप कहें। बोरोविंग्स आप देखें, और बोरोविंग छोड़ो, यहाँ पे आप देखो डेट टू इक्विटी, जो 2018 में 8.6 का हुआ करता था, फिर वो 6.4 पे आया, अब वो 2.2x पे है। बहुत कम आपको बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे दिखेंगे जो डेट टू इक्विटी 2.2x पे चल रहे हैं। गियरिंग इसको हम कहते हैं कि 2.2x पे बहुत हाई होता है बैंक का जो डेट होता है, क्योंकि बैंक डेट के पैसे पे ही काम करता है, दैट इज़ देयर बेसिक बिजनेस मॉडल। अगर वो डेट नहीं उठाएगा तो कैसे ग्रो करेगा। तो जब आप बैंक्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे डेट उनका हाई रहता है, गियरिंग उनका हाई रहता है, डेट टू इक्विटी हाई रहता है, 4, 5, 6% रहता है, और इसका 2.2x है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का कैपिटल बहुत सारा इस टाइम पे पड़ा हुआ है, चाहे वो इक्विटी कैपिटल हो, फिर या वो लेगेसी बुक से जो उनका पैसा वापस आ रहा है तो वो भी इनके ऐड होता जा रहा है इनकी बुक में, तो एक अच्छी चीज़ है, राइट। अभी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी आप देखो 1.1 पे हैं, नेट एनपीए आपके तो 0.7% पे। एसेट क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक में, बस इस बैंक की यही, इस एनबीएफसी की रादर यही प्रॉब्लम है। मैं जब भी बैंक बोलूँ तो आप इसको इमेजिन करना, इस टाइम पे मैं सम्मान कैपिटल एनबीएफसी है, ये बैंक नहीं है। वो आदत है मुझे तो इसलिए बैंक निकल रहा है मुँह से, ये बैंक नहीं है, इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो आप अगर देखेंगे ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, एसेट क्वालिटी वाइज सब जगह ठीक है बैंक, बस आरओई कम है, वी आरओए कम है। अब वो इसीलिए कम है क्योंकि ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर रिटर्न रेशियोज। रिटर्न रेशियोज मतलब आरओए, आरओई, ये सब इम्पैक्ट हो ही जाएंगे जब तक ग्रोथ नहीं आती है। एंड आर ओ ए इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ स्केल। तो जब आप स्केल पे काम करते हैं, जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे स्केल पे, तो आपका आर ओ ए ऑलरेडी एक इम्प्रूव हो जाता है, आर ओ ए वाला जो फिगर होता है। तो ये तो आपने देख लिया। एक्विटी, ये नीचे आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। फ्रॉम अ लोन बुक ऑफ 1,20,000 करोड़ इन FY19, 83,000 of debt principal and 40,000 crores of interest has been repaid to lenders since September 28। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेगेसी बुक में जितना भी ये डिस्क्लोजर दे रहे हैं। अब असली में क्या चल रहा है हमें नहीं पता यार, हम तो उसी चीज़ पे रिएक्ट कर सकते हैं, उसी चीज़ को समझ सकते हैं जो कंपनी शेयर कर रही है। और यहाँ पे शेयर कर रही है, हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि कंपनी ने डिस्क्लोजर सही दिया है, बिकॉज उतना सिनिकल होकर कोई फ़ायदा नहीं है कि हम कंपनी के मैनेजमेंट को ही वो करना शुरू कर दें। हमेशा ऐसा अच्छा नहीं होता है। और सम्मान कैपिटल ने पहले ग्रो किया हुआ है, आप खुद देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ लोन बुक ऑफ 1,20,000 करोड़। तो इनके पास कैपेबिलिटी है, वो जो भी हुआ था IL&FS क्राइसिस, जो भी इनका क्राइसिस आया था वो अलग चीज़ है, बट इनके पास कैपेबिलिटी है लोन बुक को उतने तक लेके जाने की, एटलीस्ट उतने तक लेके जाने की। ठीक है, बाकी लास्ट पॉइंट पढ़ो। इस्टेब्लिश्ड एंड स्केल्ड अप एसेट लाइट मॉडल, 10 को लेंडिंग पार्टनर्स,
banks presently executed retail transaction of 27,285 crores with a 90 plus delinquency at under 0.6। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके 10 को लेंडिंग पार्टनर्स हैं। आगे मैं उनकी आपको स्लाइड भी दिखा दूंगा कौन कौन से लेंडिंग पार्टनर्स हैं। अब एग्जीक्यूटेड रिटेल ट्रांजैक्शन ऑफ 27,285 करोड़। अब इसमें ये भी हो सकता है लोन सेल डाउन भी हो सकता है, या फिर इसमें को लेंडिंग भी हो सकता है। अब लोन सेल डाउन का मतलब क्या होता है? लोन सेल डाउन का मतलब होता है सम्मान कैपिटल ने एक कस्टमर को लोन दिया। अब लोन सेल डाउन एक कस्टमर का नहीं होता है, बहुत सारे कस्टमर्स का लोन बुक को आप क्लब करते हैं। लेट्स से उसमें है 3,000 कस्टमर्स हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकली ज़्यादा भी हो सकता है। सम्मान कैपिटल ने 3,000 कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को, किसी को होम लोन दिया, किसी को लोन्स अगेन प्रॉपर्टी दिया, तो सबको उसने क्लब किया, अपनी लोन बुक बनाई और उस लोन बुक को सेल डाउन कर दिया किसी और पार्टनर बैंक को। इन्हीं में से कोई होगा जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो वो होता है कि हमने सेल डाउन किया, जो यहाँ पे लिखा है रिटेल एग्जीक्यूटेड रिटेल ट्रांजैक्शन, मतलब या तो इन्होंने ये जो 27,285 करोड़ या तो इन्होंने को लेंडिंग के साथ इनको एग्जीक्यूट किया है या इन्होंने सेल डाउन किया है। और इस बुक की क्वालिटी आपको पता चलेगी 90 प्लस डेलिंक्वेंसी एट अंडर 0.6। मतलब ऐसे कितने कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स में जिनको सम्मान ने लोन दिया और खुद फिर उन्हीं उसी लोन बुक को किसी और पार्टनर बैंक को बेच दिया। तो जो बेचा, अब इसमें डेलिंक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एसेट क्वालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज पार्टनर बैंक बेवकूफ़ नहीं है। वो तभी सम्मान से लोन बुक खरीदेगा या सेल डाउन में या डायरेक्ट असाइनमेंट में या को लेंडिंग में, तभी वो इन्वॉल्व होगा पार्टनर बैंक, जब उन्हें पता चलेगा कि एसेट क्वालिटी अच्छी है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने नोट मेंशन किया है कि 90 प्लस डेलिंक्वेंसी, मतलब ऐसे कितने कस्टमर्स थे उस सम्मान की इनिशियली सम्मान की बुक में, सम्मान कैपिटल की बुक में, जिनकी 90 प्लस से ऊपर उनका लोन नहीं आया है। इतने कितने कस्टमर्स हैं? सिर्फ 0.6%। तो यहाँ से एसेट क्वालिटी का पता चलता है, बिकॉज 0.6 90 प्लस डेलिंक्वेंसी मतलब क्या? एनपीए, बिकॉज 90 डेज से ऊपर आपका लोन नहीं आ रहा है, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इट एसेंशियली यू हैव टू क्लासीफाई इट एज एन एनपीए। आपको उसको कैटेगराइज करना है एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। मतलब वहाँ से अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, द एसेट विच मीन्स लोन्स, बिकॉज बैंक्स के लिए एसेट क्या होता है? लोन होता है। तो उस लोन से पैसा नहीं आ रहा है, उस एसेट से अब पैसा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो एसेट इज़ नॉट परफॉर्मिंग, तो उसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वो 0.6% है, बहुत ही कम है। इसीलिए भी दिखाते हैं ताकि जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता चले कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक है, वो ख़राब नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो सम्मान कैपिटल के स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि सम्मान कैपिटल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना। सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो वाई वुड आई इवन डिस्कस इट हेयर। तो सम्मान कैपिटल है जो पेरेंट कंपनी है, जो प्राइम होम लोन्स देती है, आगे जाके मैं दिखाऊंगा। इसको दिमाग में रखो, जो प्राइम लोन्स देती है और अर्बन एमएसएमई लोन्स या लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप लोन्स देती है, जो ऊपर लिखा है सम्मान कैपिटल। फिर मैंने लास्ट Q2 के जो वीडियो है उसको डाल दूंगा मैं, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड हो जाएगी, रीइंफोर्स हो जाएगी। तो उन्होंने अभी क्या किया, लास्ट तो मैंने आपको बताया, इन्होंने सम्मान फिनसर्व भी अलग से बना दी और सम्मान कैपिटल के अंदर वो डाला। तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। सम्मान कैपिटल लिमिटेड जो कि प्राइम लोन्स और अर्बन लोन्स देती है। याद रखो, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है वो। इनका मीन्स लोन का रेट्स, यील्ड, लोन वैल्यू, लोन टू एवरेज, सब कुछ बताऊंगा। सम्मान कैपिटल लिमिटेड के अंदर आती है सम्मान फिनसर्व लिमिटेड, और दूसरा इन्होंने अब निकाला है AIF प्लेटफॉर्म। तो पहले से ही बात कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने जब पूरा ये इनको जो टैक्टिकल मूव इन्होंने पिछले क्वार्टर में किया, फिर सम्मान फिनसर्व को अलग से बनाया, पहले भी अलग से ही थी ये, लेकिन अब हमको इन्वेस्टर्स को उन्होंने डिस्क्लोज किया उनका पूरा स्ट्रेटजी। तो अब ये बीच में इनका AI प्लेटफॉर्म जो वाली चीज़ थी वो बैक होल्ड कह सकते बैक सीट उसने ले लिया था, अच्छे से उस पर काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने दिखा दिया कि हम इस पर भी काम करने के लिए रेडी हैं। AIF प्लेटफॉर्म पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड उसको हम कहते हैं, तो उस चीज़ पे भी ये काम करने के लिए तैयार हैं। ओके, अब देखो सम्मान कैपिटल का एम क्या क्या है। प्राइम मॉर्टगेज ओरिजिनेशन, प्राइम मतलब प्राइम, जैसे होता है ना कि आप एक तो अमेजोन के कस्टमर हैं, नॉर्मल आपने कुछ नहीं लिया है, आपने प्राइम लिया है, उसका प्राइम खरीदा है, मतलब ये जो लोन की क्वालिटी है, लोन का वैल्यू है, ये हाई रहेगा। ये बहुत जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं, जिनका कंसिस्टेंटली सैलरीड आती है, जिनको बजाज फाइनेंस जिनको केटर करता है, प्राइम बोलता है ना कि प्राइम कस्टमर्स को केटर करता है, तो वही चीज़ है।
सम्मान कैपिटल प्राइम कस्टमर्स को केटर करेगी, सम्मान फिनसर्व अफोर्डेबल हाउसिंग में आएगी। अफोर्डेबल प्राइम में वही डिफरेंस है कि अफोर्डेबल हो गया कि लोन का टिकट साइज़ कम होगा, लोन का यील्ड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सम्मान की जो कैपिटल है उसमें लोन का टिकट साइज़ बहुत बड़ा होगा, 70 60 40 50 60 लाख का होगा, लेकिन सम्मान फिनसर्व में वही चीज़ होगी 15 20 लाख की, तो 15 20 लाख का। तो आप देखो, सम्मान कैपिटल प्राइम मॉर्टगेज ओरिजिनेशन, ऑपरेटिंग एनबीएफसी प्लस होल्डिंग कंपनी फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग सब्सिडरी, जो कि सम्मान फिनसर्व है। तो ये आप वैसे देख सकते हैं। इसमें मोटा मोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो बोल्ड में लिखा हुआ है। कंसोलिडेटेड ग्रोथ AUM ऑफ 1 लाख करोड़ प्लस बाई फिजिकल 27, टारगेट है इनका, अभी कम है, वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि टारगेट्स कितने हैं क्या नहीं है। इसमें आप ज़्यादा मत ध्यान दो अभी, इसमें आप बस ये चीज़ देखो, सम्मान कैपिटल लिमिटेड पेरेंट कंपनी है जो प्राइम लोन्स देती है, उसके 2 सब्सिडरीज हो गई हैं, एक सम्मान फिनसर्व जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आएगी, और AIF प्लेटफॉर्म जो होलसेल लेंडिंग करेगी। उसमें थोड़ा रेट्स अच्छे होते हैं और आपको बड़ा टिकट साइज़ का लोन मिल जाता है। और होलसेल लेंडिंग भी ये खुद से नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले बार वहीं फंसे थे होलसेल लेंडिंग में। इस बार ये पार्टनर बैंक के साथ करें, पार्टनर बैंक्स के साथ करेंगे, तो रिस्क आपका डाइवर्सिफाई रहेगा, एक ही के ऊपर सारा रिस्क नहीं आएगा। अब आप देखो, सम्मान कैपिटल जो मैंने पेरेंट कंपनी बताई थी, और सम्मान फिनसर्व जो उसकी वन ऑफ द सब्सिडरी है, AI प्लेटफॉर्म को आप छोड़ दो, उसका कभी और डिस्कशन करेंगे, बिकॉज अभी उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और रैंप अप तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है वो, तो नेक्स्ट क्वार्टर में उसका डिस्कस करेंगे, चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करते हैं इस टाइम पे। तो सम्मान कैपिटल आप देखो, होम लोन्स देंगे ये, और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी देंगे। एवरेज टिकट साइज़ भी आप देख सकते हो, सम्मान कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, 30 लाख का होगा अगर होम लोन्स देंगे, 75 लाख का होगा अगर लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी देंगे। और प्रपोर्शन ऑफ डिसबर्सल देख सकते हैं कि 60% होम लोन देंगे, 40% लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी देंगे। ईल्ड भी आप देख सकते हो 9.9% की मिलेगी, और लैप में 11% की मिलेगी। लोन टू वैल्यू मतलब आपने कितना लोन दिया है और आपका जो घर है वो कितने का है, तो लोन टू वैल्यू आपका 100 से तो एटलीस्ट कम होना चाहिए। 100 से ऊपर मतलब ये है कि आपका अगर 50 लाख की आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए कोई बिजनेसमैन आया, उसका 50 लाख का घर है, और सम्मान कैपिटल ने अगर 100 लाख का लोन दे दिया, तो लोन टू वैल्यू कितना हो गया, 200%। आप अगर लोन आपका ख़राब हो गया, 100 लाख का लोन ख़राब हो गया, तो आप अगर जो कोलेट्रल है, जो प्रॉपर्टी कोलेट्रल में रखी है, वो आप बेचने भी जाएंगे तो 50 लाख से आप रिकवर कर पाएंगे, 50 लाख का अपन नुकसान हो जाएगा। तो लोन टू वैल्यू जो है वो हमेशा 100% से तो कम ही होनी चाहिए। एक अच्छा जो फिगर होता है वो होता है 70% से ऊपर आपको नहीं जाना, यूजुअली 70 75। तो इसमें क्या है, लोन टू वैल्यू 75% है, और होम लोन्स की और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी की सही है 50% ही है, तो वो अच्छी चीज़ है। ज़्यादा ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। और सम्मान फिनसर्व की मैं बात करता हूँ, तो पैरामीटर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, एवरेज लोन साइज़ भी आपका चेंज हो जाएगा, तो प्रोपोर्शन ऑफ डिसबर्सल भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है प्रोपोर्शन ऑफ डिसबर्सल चेंज हो, ये बिजनेस मॉडल जिस हिसाब से बिजनेस कैसे रन करना चाह रहा है खुद को, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बट ईल्ड आपकी डेफिनेटली इंपैक्ट होती है, बिकॉज छोटा टिकट साइज़ में आप ज़्यादा ईल्ड चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े टिकट साइज़ में जो प्राइम है, जो सम्मान कैपिटल जिनको टारगेट करेगा, वहाँ पे आप ज़्यादा ईल्ड चार्ज नहीं कर सकते। तो वो आपको क्लियर डिफरेंस यहाँ दिख भी रहा होगा। सम्मान कैपिटल के होम लोन की ईल्ड है 9.9%, जो ये चार्ज करेंगे, उन्होंने अपफ्रंट बताया वो भी है, इसी के अराउंड करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि 9.9 करें, इट मस्ट बी द ब्लेंडेड ईल्ड्स। और सम्मान फिनसर्व में आप सेम ईल्ड देखो 11.5% पे चली गई। तो ये चीज़ है। कस्टमर, बाकी आप पॉज करके देखो कस्टमर प्रोफाइल कैसा रहेगा, रीपेमेंट टाइप कैसा रहेगा, जो भी है वो आप पॉज करके देख सकते हैं। बाकी प्रोग्रेस ऑन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेगेसी AUM आप देखो, 9 मंथ FY 25 में अभी कितना बचा, मैंने आपको पहले दिखा दिया है कि 26,995 करोड़ का लेगेसी AUM बचा हुआ है। FY 27 तक सिंगल डिजिट % हो जाएगा ये टोटल AUM के, टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के, जितने भी इनके पास एसेट्स होंगे उस टाइम पे, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो उसके सिंगल डिजिट % पे रहेगा उस टाइम पे लोन जो लेगेसी AUM है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसको वाइंड डाउन करेंगे। और ग्रोथ AUM देखो आप, नेक्स्ट 2 ईयर्स में 34,952 करोड़ से लेके ये 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है। तो सोचो कि ग्रोथ कितना ज़्यादा आएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स में, ऑलमोस्ट 3%, 3 टाइम्स से ग्रो करने वाले हैं अपनी ग्रोथ AUM को। तो ग्रोथ AUM जब उसमें ग्रोथ आएगी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर नहीं तो नेक्स्ट के नेक्स्ट क्वार्टर से अच्छा ग्रो करना चाहिए इसका जो ग्रोथ AUM है, ठीक है। तो उस पर भी आप ध्यान देना। इंक्रीमेंटल डिसबर्सल्स अभी कितने हैं, 15,000 करोड़ एनुअलाइज्ड, जितने भी रहे होंगे उसको पूरा स्ट्रेच करके एनुअलाइज्ड बताया हुआ है। और कितना है इनका प्लान एनुअलाइज्ड डिसबर्सल का, 35,000 करोड़ का। इंक्रीमेंटल ROA कितना हो सकता है, 3% का भी है। इंक्रीमेंटल की मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्रोथ AUM का अभी भी कितना है ROA, 3% का। बाकी जो लेगेसी AUM है वो ROA को सप्रेस कर रहा है अभी।
तो लेगेसी एएम का ख़त्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वाइंड डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके 3.2% इंक्रीमेंटल रिटेल आरओई अभी है 15.9%, बाकी 18% का लेके जाना है। बाकी आप पॉज करके देख सकते हैं। कॉस्ट टू इनकम अभी 26% है, वो इसीलिए भी है क्योंकि अभी ये ब्रांचेस में बहुत सारा एक्सपेंशन कर रहे हैं। 25% ब्रांचेस ये हर साल ऑन टॉप ऑफ जितना इन्होंने ऐड किया वो करना चाहते हैं, बिकॉज इनको आगे जाके आप देख भी रहे हैं ना कि इनका प्लान क्या है। 15,000 करोड़ का डिसबर्सल इन 1 ईयर, इसको ऑलमोस्ट ट्रिपल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 15 से 35,000 करोड़ के डिसबर्सल लेके जाना है। तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी में और अपने मैन पावर में, ब्रांचेस एक्सपेंशन में आपको खर्चा करना है। इसीलिए आपका जो कॉस्ट टू इनकम है अभी ज़्यादा है, 26% है, लेकिन धीरे धीरे जब ये ग्रोथ कर लेंगे, जब ये इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे, तो वो 20% तक आ जाएगी। इसका ये मतलब है। अब SFL सम्मान फिनसर्व की प्रायोरिटीज़ देखो। पहले तो मैंने कंपनी लेवल पे आपको प्रायोरिटीज़ बताई, अब सिर्फ सम्मान फिनसर्व की जो अफोर्डेबल हाउसिंग में, जो मैंने आपको पहले कंपेयर करके बताया था दोनों को, बैलेंस शीट साइज देखो 7250 करोड़, ओवर कैपिटलाइज्ड है इस टाइम पे ये। और FY27 का जो टारगेट है वो सिर्फ 9,925 करोड़ है। बैलेंस शीट साइज का मतलब क्या, मतलब इनके पास कितना कैपिटल पड़ा हुआ है, बहुत ओवर कैपिटलाइज्ड है इस टाइम पे ये जो सम्मान फिनसर्व है, इसीलिए इसको मींस इसके पास कैपिटल पड़ा हुआ है। ओवर कैपिटलाइज्ड होना हो सकता है एक मतलब बुरी चीज़ भी है, इसका मतलब ये है कि आप अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल पड़ा हुआ है आपके पास इसका। लेकिन अगर दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपके पास जो कैपिटल पड़ा हुआ है, इसका मतलब आपको एडिशनल डेट फंडिंग कहीं से भी कुछ नहीं करना है, बोरोइंग कुछ नहीं करनी है, आपको जो कैपिटल पड़ा है उसी को ग्रोथ में लगाना है। तो अच्छी भी चीज़ है तो बुरी भी चीज़ है। तो बैलेंस शीट साइज ओवर कैपिटलाइज्ड है, जैसे मैंने आपको बताया। नेटवर्थ है 3,000 करोड़ की, जो 3,390 करोड़ की होने वाली है FY27 में। कोई आ गया है? आता हूँ ब्रेक लेके। कोई आ गया था तो फ्लो टूट गया, अभी देखते हैं, वापस से डिस्कस करते हैं। बाकी डिसबर्सल आप देखो 2,500 करोड़ का एनुअलाइज्ड है इस टाइम पे। एनुअलाइज्ड किया हुआ है इन्होंने दिखाने के लिए कि अगर इस क्वार्टर में इतना आ रहा है तो एनुअलाइज्ड कितना आएगा, और वो होने वाला है डिसबर्सल FY25 तक 9,000 करोड़ का। तो एमिनेशन रेडी है, कैपिटल रेडी है इनके पास। ग्रोथ जब ये करना चाहें तब कर सकते हैं, कब करेंगे वो तो आपको गगन बांगा जी से ही पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं पता है। आरओए का आप देखो, बाकी सब आप पॉज करके देख लो, मतलब इसमें क्या ही आपको समझाना है। बाकी रिटेल, लास्ट की 2 स्लाइड्स बची हैं, सब डिस्कशन पूरा इसमें हो जाएगा। रिटेल ओरिजिनेशन इंजन, अब आप देखो ये ग्रोथ एएम की मैं बात कर रहा हूँ, लेगेसी एएम नहीं है। इसके बाद लास्ट स्लाइड होगी लेगेसी एएम की, वहाँ से भी आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगी। रिटेल ओरिजिनेशन इंजन आप देखो कि किस हिसाब से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया अभी कितना पहुंच चुका है ग्रोथ एएम, 34,952 करोड़ में। पहली स्लाइड में मैंने दिखाया था, तो उसका ट्रेंड आप देख सकते हो चेक करके। 66% ऑफ द ग्रोथ एयूएम इज एसेट लाइट इस टाइम पे, मतलब वो सेल डाउन में भी है तो को लेंडिंग में भी है, जो भी मैंने आपको बताया। और बाकी को लेंडिंग और डायरेक्ट असाइनमेंट में मैं थोड़ा आपको डिफरेंस बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ है। और अगेन वो इनसाइट भी वैसे पता है, बट एक होता है ना कि आपको प्रॉपर इनसाइट जब चाहिए, जब शेयर करना है तो कर ही लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, अभी आप देखो कि 6,684 करोड़ डिसबर्स्ड थ्रू को लैंडिंग एंड सेल डाउन इन 9 मंथ FY25। डिसबर्स्ड डिसबर्सल अमाउंट कितना, 6,664, उसमें से होम लोन्स कितने थे, अगेन पॉज करके आप देख सकते हैं होम लोन्स कितने थे और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी कितना था। काउंट ऑफ केसेस मतलब कितने लोन थे, वो क्यूमुलेटिव फिगर तो हमको पता है, लेकिन कितने लोन्स थे वो भी आप देख सकते हैं। 22,000। एवरेज टिकट साइज़ कितने थे वो भी आप देख सकते हैं, और मीडियन सिविल स्कोर भी आप देख सकते हैं। वी हैव, अगेन मैंने ये सब बता दिया है, लास्ट वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि वी हैव 10 पार्टनर बैंक्स डिसबर्स्ड इतना अंडर एसेट लाइट मॉडल। मैंने फर्स्ट स्लाइड में सेकंड में आपको बता दिया था कि डिलिंक्वेंसी इज अंडर 0.6। अब आप देखो एक्सेलरेटिंग रन डाउन ऑफ लेगेसी बुक, जो पहले 1,20,000 करोड़ की थी FY19 में, वो कम हो के FY25 प्रोजेक्टेड 9 मंथ FY25 की देखो 26,995। फिर अब पूरे FY25 में प्रोजेक्टेड कितनी है, 24,950। और FY26 की प्रोजेक्टेड कितनी है, जब FY26 ख़त्म होगा मींस आज से 1 साल बाद, तो उसकी जो लेगेसी बुक है वो कितनी कम हो जाएगी, 15,500 करोड़ तक आ जाएगी। तो आप ये देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर लेगेसी बुक का रन डाउन नहीं होता है तो इस कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि लेगेसी बुक को तो रन डाउन करना ही है, और ग्रोथ एयूएम जो है, ग्रोथ जो आ रही है उसको सप्रेस कर रही है ओवरऑल लेवल पे। तो आप देखो कि किस हिसाब से ये होगा। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए ये स्पेस कम है या ज़्यादा है या न्यूट्रल है, कुछ भी है। मैनेजमेंट ने बता दिया, उनका काम है बताना कि भैया देखो आज तक हम 1,20,000 करोड़ से लेके
9 मंथ FY 25 में 26,995 करोड़ तक आ गए हैं, और FY 26 ख़त्म होते होते वो बुक भी हमारी आधी हो जाएगी। आपको समझ आता है तो ठीक, इन्वेस्ट करें, नहीं आता है तो ना करें, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है आपका सम्मान कैपिटल को लेके। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, टू ऑप्शन, कंपनी के पास दो ऑप्शन रहते हैं असाइनमेंट ऑफ लोन्स के। एक होता है को लेंडिंग, जिसमें कि देयर इज़ नो मिनिमम होल्डिंग पीरियड। आपको को लेंडिंग में कुछ आपको ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक आपको लोन अपनी बुक में रखना है फिर ही आप दे सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। रिटेंशन रिस्क इज 20%, मैंने आपको बताया। को लेंडिंग में अब समझो, को लेंडिंग ऐसी है, आपको मिनिमम पीरियड के लिए होल्ड नहीं करना है। आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई किया, उसको लोन दिया, तो तुरंत तुरंत आप पार्टनर बैंक को भी कह सकते हैं, भैया ये है कस्टमर, मैंने इसका सिबिल स्कोर चेक किया, पूरा इसका क्रेडिट ब्यूरो से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, और मेरे को सही लग रहा है कस्टमर, इसको लोन दे सकते हैं, इसका क्रेडिट हिस्ट्री भी ठीक रहा है, तो 20% मैं दे रहा हूँ फंडिंग, 80% पार्टनर बैंक देगा। तुरंत आपने लोन को उसको को लेंडिंग के थ्रू आप कहेंगे कि आपने लोन दे दिया, ये होता है को लेंडिंग। अब आता है डायरेक्ट असाइनमेंट। डायरेक्ट असाइनमेंट मैंने पहले भी बताया, इस बार भी देख लेते हैं। मिनिमम होल्डिंग पीरियड इज 6 मंथ। अगर आप डायरेक्ट असाइनमेंट कर रहे हैं, मीन्स आप सेल डाउन कर रहे हैं एक तरीके से लोन को। आपने अपनी बुक पे वो लोन लिया था, 6 महीने वो कस्टमर आपका रहा, आपको ही इंटरेस्ट पे कर रहा था, ईएमआई आपको ही पे कर रहा था। अब आपने क्या किया, उस कस्टमर को, उस लोन बुक को, सिर्फ एक कस्टमर नहीं होता है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, बहुत क्लब किए हुए होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स का लोन का जो बुक है वो क्लब किया हुआ होता है, वो आपने डायरेक्टली असाइन कर दिया, सेल डाउन कर दिया किसी भी पार्टनर बैंक को। अब पार्टनर बैंक क्यों लेगा? पार्टनर बैंक इसीलिए लेगा क्योंकि उसको अपने प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स पूरे करने हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, अदरवाइज उसको पेनल्टी पड़ेगी, फाइन पड़ेगा। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वहाँ पे उसको पैसा जमा करना पड़ेगा, जितना भी शॉर्टफॉल होता है। पीएसएल होता है कि आपके जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल है तो अफोर्डेबल हाउसिंग है, तो बहुत सारी, अब जितना भी सम्मान कैपिटल लोन प्रोवाइड करता है वो मोटा माटी पीएसएल में ही आता है। तो फ़ायदा हो जाता है कि जिस बैंक के पीएसएल नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे हैं, बिकॉज जो इनके पार्टनर्स बैंक्स हैं उनको 40% ऑफ देयर इंक्रीमेंटल लेंडिंग शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर। अब वो नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, 40% नहीं वहाँ पे कर पा रहे हैं कंप्लीट, तो इनको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी एज इन कि उनको RIDF जो मैंने बताया वहाँ पैसा जमा करना पड़ता है, जितना भी शॉर्टफॉल है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये अपने ऊपर लोन ले लेते हैं, जैसे सम्मान कैपिटल जैसी कंपनी से, या माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से, या किसी भी ऐसे बैंक से जो प्रायोरिटी सेक्टर में ही लेंड करता है। तो इनका भी क्या हुआ, सम्मान की जो कैप बुक थी, जो सम्मान ने इनिशियली लोन दिया था वो प्रायोरिटी सेक्टर में था, 6 महीने सम्मान ने अपने पास रखा, फिर जाके बेच दिया। तो जो पार्टनर बैंक है उनको अब कस्टमर्स को प्रायोरिटी सेक्टर में हंट करने की ज़रूरत नहीं है, सम्मान ने उनके लिए काम किया, सोर्सिंग की, सब कुछ किया। तो सम्मान अगर लेट्स से 9.8% चार्ज कर रहा था लोन को, 9.9% चार्ज किया था उसने अपने लोन पे, तो जो पार्टनर बैंक को बेचेगा ये 9% पे बेचेगा। तो बीच का जो इसने कमाया, अपफ्रंट अब स्प्रेड कमाया, फिर फ़ी इनकम आएगी। फिर सम्मान ये भी करता है कि होम लोन्स दिया है तो जो भी कस्टमर लोन लेगा, तो मोटा माटी 90% ऑफ द केसेस में, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, सम्मान के मैनेजमेंट ने ये बताया कि 90% ऑफ केसेस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी हम उसमें ऐड करते हैं, और जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है वो पूरे लोन की वैल्यू पे होता है, तो वो सारा हमको आता है। तो इंश्योरेंस से भी ये कमा रहे हैं, बीच का स्प्रेड भी ये कमा रहे हैं, फी इनकम भी ये कमा रहे हैं। तो ये एसेट लाइट मॉडल इस तरीके से इनका काम करेगा, ये ट्रेडिशनल में नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि फंडिंग उठाई, उसको बेचा, बीच का स्प्रेड कमाया, नहीं, ये को लेंडिंग के थ्रू कमाते हैं, ये सेल डाउन के थ्रू कमाते हैं, फ़ी इनकम है। फिर कस्टमर को पूरा मैनेज करना पड़ता है कि कस्टमर बार बार, कलेक्शन टीम इनकी जो है वो बार बार लेके आएगी, भले उन्होंने लोन बुक बेच दी है लेकिन काम सम्मान ही करेगा, अभी भी सम्मान ही पैसा लेगा, सब कुछ करेगा, कलेक्शन करेगा, सब कुछ करेगा। क्लॉजेज होते हैं, कभी कभी नहीं भी करता है, कभी कभी करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लॉज, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट। तो इसका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। और डायरेक्ट असाइनमेंट और सिक्योरिटाइजेशन अलग अलग चीज़ें होती हैं। सिक्योरिटाइजेशन अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, HDFC वाली वीडियो में समझाऊंगा। सिक्योरिटाइजेशन और डायरेक्ट असाइनमेंट में मोटा माटी फ़र्क ये होता है कि आपकी फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी नहीं आती है, वो आती है सिक्योरिटाइजेशन में, और कोई प्रॉपर प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना पड़ता है। आपको सिक्योरिटाइजेशन में तो बीच में ट्रस्टीज़ आते हैं, आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल बनता है, फिर आपको पास थ्रू इन्वेस्टर्स को सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और जहाँ से भी आपका लोन का पैसा आ रहा है वो आपको PTC इन्वेस्टर्स को देना है। पूरा लंबा प्रोसेस होता है। सिक्योरिटाइजेशन एक बहुत फॉर्मल प्रोसेस है, और डायरेक्ट असाइनमेंट काम वही है,
एट द एंड आप काम वही करना है, लोन बुक बेच ही रहे हो आप एट द एंड। लेकिन डायरेक्ट असाइनमेंट एक इनफॉर्मल प्रोसीजर हो जाता है और सिक्योरिटाइजेशन पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। इसीलिए आप देखेंगे जो HDFC बैंक है वो सिक्योरिटाइजेशन के रूट के थ्रू जाता है जब उसको लोन बुक बेचनी होती है, बिकॉज वो बड़ा बैंक है, उसका नाम है। वो ऐसे डायरेक्ट असाइनमेंट में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है, बिकॉज फिर कोई कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस का इशू नहीं आता है, बिकॉज सिक्योरिटाइजेशन में सब कुछ दिख रहा होता है, बहुत ही फॉर्मल प्रोसीजर होता है ये। बाकी और भी चीज़ें हैं, क्रेडिट इन्हेंसमेंट होता है सिक्योरिटाइजेशन में, डायरेक्ट असाइनमेंट में नहीं होता है, लेकिन दैट इज़ अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। बाकी यही था सम्मान के बारे में। आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। बाकी मैंने आपको बता दिया, नज़र आप रखो कहाँ कहाँ पे। एक तो ग्रोथ ओईएम को ग्रोथ कितना हो रहा है इंडिविजुअली आप निकाल सकते हैं परसेंटेज में, और लेगेसी ओईएम कितनी स्पीड से कम हो रहे हैं, जितना इन्होंने टारगेट दिया है उतनी स्पीड से कम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है सम्मान कैपिटल के बारे में। आई होप मैंने बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे। और कोर्ट केस के ऊपर भी बात करते हैं। कोर्ट केस कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस हिसाब से मेरे को अर्निंग्स कॉल में लगा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज एक स्वमान SVAMMAAN एक और कंपनी है, और जब सम्मान कैपिटल ने पूरा नाम बनाया होगा, सोचा होगा, इधर उधर 10,000 इसने परमिशंस ली होंगी, तो सम्मान कैपिटल के मैनेजमेंट को भी पता होगा कि यार स्वमान और सम्मान में डिफरेंशिएट बाद में इशू ना हो, तो इन्होंने तभी अपना नाम चेंज किया होगा आफ्टर वेरी मच ड्यू डिलीजेंस, बिकॉज बहुत सारे इनका पहले भी एक मतलब मिस गवर्नेंस का इशू रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना कोई ब्लंडर करेंगे कि स्वमान और सम्मान का इनको होश नहीं रहा होगा। उनको पता होगा पहले भी कि स्वमान नाम का कोई है, लेकिन अब देखना पड़ेगा। कोर्ट केस के केस में क्या होता है ना कि चीज़ें पता नहीं चलती हैं और एक बैड सेंटिमेंट तो आता ही है। तो आई वुड से कि चीज़ों को कूल डाउन होने दो, कोर्ट का ये जो मसला है उसको सॉल्व होने दो, अपडेट्स मैं देता रहूँगा, तब तक लेगेसी बुक भी वाइंड डाउन हो जाएगी। और अगर किसी के पास ऑलरेडी है, बहुत लॉसेस में है, तो मतलब मैंने जो डिस्कस किया है उसके हिसाब से आप अपना माइंड बना सकते हैं। आई रियली डोंट वांट टू सजेस्ट और इन्फ्लुएंस और रेकमेंड यू एनीथिंग। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कोर्ट केस का मैंने आपको बता दिया कि नो बडी हैज़ एनी इंसाइट। मैंने अपना इंसाइट वैसे इंट्यूशन आपको बता दिया कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इशू होने वाला है उसका। बहुत मेरे को लगता है कि तिलक नगर में हो सकता है, लेकिन सम्मान असम्मान में मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा होगा। कंपनी ने अपना ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करी होगी पहले नाम अपना चेंज करने की, बिकॉज बहुत बड़ा बात होता है कि आपको पूरे थ्रू आउट द बिजनेस आपको पूरा नाम चेंज करना है। बाकी इसको इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट में आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि मैं HDFC ही डिस्कस करूँगा, बिकॉज अभी मेरे को वो इंटरेस्टिंग लगने लगा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।